हम लोगों ने देखा था कि लियोन नींद में चलते हुए जंगल चला जाता है और उसके पीछे पीछे रोसवाइस भी जाती है और उनके बीच क्या क्या होता है। अब हम कहानी में आगे देखेंगे कि लियोन और रोसवाइस के बीच क्या होता है। ड्रैगन किंगडम में हम रोजवाइस को पाते हैं अपने ऑफिस के अंदर और वो एक किताब को पढ़ने के बाद उसे जोर से पटक कर टेबल के साथ मार कर फेंकती है और फिर एकदम इरिटेट होती है। वो कहती है कि वो हराम खोर ड्रैगन स्लेयर वो उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था पूरे 2 हफ्तों से और वो भी न जाने कैसे कैसे तरीकों से और वो एक भी दिन छोड़ नहीं रहा था। और जो अभी रोजवाइस ने किताब पटक कर फेंकी थी उसमें एक्चुअली में रोजवाइस ने वो सारी एक्टिविटीज लिखी थी उन चीजों की जो भी इन 2 हफ्तों के अंदर लियोन ने उसे जैसा टॉर्चर किया था। और फिर अपने आप काबू पाती वो कहती है कि नहीं अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया है और उसे कुछ भी कर इस सिचुएशन से बाहर अब निकलना ही पड़ेगा। और थोड़ा सोचने के बाद फिर उसका ध्यान जाता है अपने टेबल की तरफ और फिर वो कहती है कि वो इस लेटर का इस्तेमाल लियोन को मैनिपुलेट करने के लिए करना चाहती थी पर अभी नहीं बल्कि बाद में जाकर। पर जैसी सिचुएशन अब आ चुके थे उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय से दराज में छुपा रखे लियोन के मास्टर द्वारा दिए गए लेटर का इस्तेमाल करने के अलावा। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं लियोन उसके ऑफिस के बाहर दरवाजा खटखटाता है क्योंकि रोजवाइस ने उसे आने का संदेशा भिजवाया था। और फिर अंदर आने की परमिशन लेने के बाद लियोन दरवाजा खोलता एकदम मुस्कुराता अंदर हीरो वाली एंट्री मारता है और फिर रोजवाइस को देखता उसकी तरफ बढ़ता से कहता है क्या हुआ ये मजेस्टी कहीं आपको मेरे से कुछ जरूरी काम तो नहीं है। और वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसे अपनी एडवांटेज पता थी कि तभी अपने हाथ में पकड़े वो लेटर को दिखाते। रोजवाइस लियोन को कहते हैं कि साल हो चुके हैं कि लियोन अभी यहाँ पर था तो इतने टाइम तक जानना तो चाहेगा कि आखिर लियोन का मास्टर इस वक्त कैसी हालात में है। और ये वो लेटर था जो लियोन के मास्टर ने लिखा था और वो लियोन से पूछती है कि क्या वो उसे देखना चाहता है जिसपे एकदम फुर्ती से लियोन तेजी से बढ़ता उस लेटर को पहले ही पकड़ने की कोशिश करता तो है पर रोजवाइस फटाफट अपने हाथ को पीछे कर उससे वो लेटर पकड़ने नहीं देती क्योंकि ऐसे ही वो अपनी एडवांटेज थोड़ी न खोने वाली थी। और फिर अपने पास लाती टीकी मुस्कुराहट देती वो जाहिर करती है कि आखिर क्या ख्याल है वो इस चीज की डील कर सकते थे उन बैकअप फोटोज को उसे देने के बदले। जिस बात पे फिर लियोन कहता है हाँ आखिर लेकिन मैं पक्का कैसे हो सकता हूँ कि तुम जो चीज मुझे दिखा रही हो वो मुझे बस भड़काने और बेवकूफ बनाने के लिए है और असल में ये बस एक खाली कागज है जो तुमने फोटोज वापस निकलवाने के लिए बनाया है। जिस पे तभी अपने एक हाथ से मैजिकल पर्पल फाइट बनाती रोज बताती है कि अगर वो उस पर यकीन नहीं करता तो वो भी ठीक था पर यहाँ पर ये उसका लोता चांस था इस वक्त अपने मास्टर की सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। और अगर उसे वो नहीं चाहिए तो वो तो खैर बस उसे जला ही देगी उसका क्या ही जाता है। और उससे पहले वो आग थोड़ी और कागज के पास करती लियोन चिल्लाता उसे रुकने को कहता है रुको 1 मिनट मुझे सोचने का वक्त हो। पर रोजवाइस अभी भी उस पेपर को आँख के नजदीक रखती है और वो जानना चाहती थी लियोन का रिस्पॉन्स जो मन मन सोच रहा था। रोजवाइस को अभी सिर्फ यही पता होगा कि मेरे पास सिर्फ 2 और फोटोज के सेट है जो मैंने छुपा रखे हैं और अगर मैं फोटो कॉपीज अपने मास्टर के लेटर के बदले रोजवाइस को दे देता हूँ तो मेरे पास फिर भी 2 कॉपीज बच जाएंगे। जो जानकर उसकी मुस्कुराहट फिर से बढ़ जाती है और वो खुश होता सोचता है रोजवाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एडवांटेज मेरी ही होगी। और फिर तुम गुस्सा निराश होने का ड्रामा करता वो चिल्लाता है डायरेक्ट मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी कोई चाल चलोगे। और फिर वो रोज को कहता है यहीं पर उसका वेट करने को और वो फटाफट उन 2 सेट को लेकर आता है जो सुनकर रोजवाइस भी खुश हो जाती है। और फिर थोड़े टाइम के बाद लियोन उन फोटोज को ले आता है और बताता है कि उसकी सारी की सारी बैकअप फोटोज है जो उसने निकलवाई थी और बदले में तभी रोजवाइस भी उसके मास्टर के लेटर को उसकी तरफ फेंक देती है ताकि वो उसे पढ़ पाए। और दोनों ही फटाफट 1 सेकंड न छोड़ते एक्सचेंज किए गए सामान को फटाफट जकड़ लेते हैं और उन फोटोज को उठाकर रोजवाइस देखते हुए कहती है कि अगर ये फोटोज उसकी बहन के हाथ चली जाती है तो पूरे अगले 200 सालों तक उसके सिल्वर ड्रैगन कैसल में शादी नहीं बैठेगी और ये बिल्कुल भी किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। और फोटो देखते देखते ही उसके हाथ में उसके लियोन के साथ फोटो आती है क्योंकि बाकी सारी फोटोज तो लियोन ने सिर्फ रोजवाइस की खींची थी पर ये वाली उनकी जोड़ी वाली फोटो थी। और फिर लियोन की तरफ देखती वो थोड़े पल के लिए सोचती है कि कहीं उसका ध्यान उसकी तरफ तो नहीं है पर ऐसा नहीं था वो अपने लेटर की तरफ भी ध्यान दे रखा था। और फिर उसके साथ वाली फोटो को वो अपने पास ही रख लेती है क्योंकि एक फोटो से क्या ही जाएगा और वो अपनी बाकी सारी फोटोज को जला देती है। और तभी फिर वो लियोन की तरफ से आ रही एक अजीब सी आवाज सुनती है और जब वो लियोन की तरफ देखती है तो वो लेटर को अजीब तरह से घूरता कुछ मूवमेंट कर रहा था जैसे या तो वो रो रहा था गुस्सा था परेशान था कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए रोजवाइस भी पूछती है कि आखिर उसके मास्टर ने ऐसा क्या लिख दिया जिससे लियोन इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि तभी रोज को वो फोटो दिखाता लियोन चिल्लाता बताता है कि इस लेटर के अंदर
आखिर ये क्या बकवास लिखी है। और अगर उसे पता होता है कि उसका मास्टर ऐसी हरकतें करेगा तो वो उन फोटोज को सैक्रिफाइस ही नहीं करता, क्योंकि उस लेटर में लिख रखा था बच्चे उसे डोंकी की चिंता मत करना। हाँ वही डोंकी जिसके बाल रोज जैसे हैं। और फिर रो ये चीज देखकर एकदम हंसने लगती है, क्योंकि लियोन का भी एक हिसाब से अच्छा कटा। और गुस्से में लेटर को पकड़ता वो कहता है कि ये बुढ़ा हमेशा अजीब हरकतें ही करेगा। पर उसे एक अजीब बात लगी कि उसका चेला जो 2 सालों से गायब है वो उसका हाल चाल पूछने के बजाय उल्टा उसे ही चिंता न करने को क्यों कह रहा है। जिस पे थोड़ा सोचता वो कहता है आखिर उसके मैसेज से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि उसे चिंता हो रही है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए। क्या वो कोई खतरनाक काम तो नहीं कर रहा। जो सुनती रोज भी सोच रही थी कि टाइगर ने उसे बताया था कि लियोन को इस साल के अंदर एम्पायर के अंदर वापस बिल्कुल नहीं आना है, और वो भी नहीं चाहते थे कि लियोन यहाँ से छूट कर जाए। इसलिए फिर वो लियोन को बताती है लगता है तुम्हारे मास्टर को भी लगता है कि तुम एकदम निकम्मे हो, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम थोड़ा और यहाँ पर सीख पाओ। जो सुन फटाफट लियोन मुड़ता बताता है कि यहाँ आने से पहले उसने लगातार नंबर 1 स्पोर्ट बना रखी थी पूरे एम्पायर के ड्रैगन स्लेइंग लीडर बोर्ड में, और ड्रैगन स्लेयर अकेडमी के सारे फिजिकल रिकॉर्ड भी उसके नाम पे ही थे। और इस चीज में गैप इतना बड़ा था कि अगर उस सभी को 2 सालों का वक्त मिलेगा कैचअप करने के लिए, कोई भी फिर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पे रोज रिप्लाई देती कहती है कितना काबिल होने के बाद भी वो दुश्मनों द्वारा पकड़ा गया, और उसके मानने से लियोन चैंपियन था दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का। जो बातें सुनने के बाद लियोन थोड़ा चिढ़ता उसे बताता है अच्छा अगर ऐसे ही बात है तो तुम मेरे साथ बाहर चलकर एक और मैच क्यों नहीं करते। जिस बात पर रोज वाइस उसे साफ ही बताती है कि वो पहले भी तो हमेशा जीती थी, और वैसे भी फिलहाल के लियोन की कंडीशन देखकर उसकी विन रेट लियोन के खिलाफ जोगरा थी, और इसलिए वो लियोन को एडवाइस देती है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा उसे जाकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे बाद में तो उसके थोड़े तो चांसेस बढ़ जाए उसके खिलाफ जीतने के। जिससे लियोन भी अब एकदम गुस्सा हो गया था और साथ में ही मोटिवेटेड भी, और वो रोज को बताता है बस सब्र रखने के लिए ताकि वो बाद में उसे सबक सिखा पाए। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लियोन फिर से मून के साथ था उसकी ट्रेनिंग में, और उसकी मदद कर रहा था मैजिक ट्रेनिंग में, और साथ ही अपने मन में वो सोच रहा था कि उसे जागे हुए काफी महीने बीत चुके हैं और उसकी हेल्थ भी काफी सारी चीज में पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। पर फिर भी एक अजीब बात है कि उसकी मैजिक पावर अभी भी एकदम अंदर से खाली सी लग रही थी, और उसके मैजिक एट्रीब्यूट इस वक्त लाइटिंग था, एक बहुत ही ताकतवर ऑफेंसिव एलिमेंट जिसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है कि तुम एक ही बार में काफी सारे लोगों को भी खत्म कर सकते हो, या तो उसी ताकत को सिंगल में बनाकर उसे सिंगल टारगेट अटैक बनाकर ड्रैगन किंग तक को भी डैमेज दे सकते हो। और अपनी मुट्ठी कसता वो कहता है फर्क नहीं पड़ता किसी की फिजिकल एबिलिटी चाहे जितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाए, बिना मैजिक के सहारे एक व्यक्ति कभी भी ड्रैगन किंग लेवल के अपोनेंट को हराने का सोच नहीं सकता। और फिर से वो अपनी बदमुट्ठी में मैजिक डालता तो है, पर जैसा उसने सोचा था वो भी सेम था। वो कुछ खास मैजिक इस्तेमाल कर नहीं पा रहा था, और रोज वाइस को हराने के लिए उसे सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर उसका मैजिक इतना कम और खत्म क्यों हो चुका है। कि तभी लियोन के पास आती मोन उससे पूछती है कि आखिर डैडी यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर लियोन हंसता रिप्लाई देता है कि वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पे एकदम खुश होती है मोहन कहती है कि ये तो लाइटिंग मैजिक है और क्या मोहन भी उसे प्रैक्टिस कर सकती थी। जिस पे वो बताता है कि सभी को ही अपना मैजिक पहले अवेकन करना होता है, और शायद टाइम हो चुका था मोहन की भी पावर मैजिक अवेकनिंग का। जिस पे फिर तभी एक्साइटेड हुई मोहन को देखकर लियोन के मन में एक सवाल सोचता है कि आखिर मोहन किस तरह का मैजिक अवेकन करेंगे, आखिर कौन से एट्रीब्यूट का। और चाहे तुम्हारी रेस कोई भी क्यों ना हो, जैसे ड्रैगन या फिर इंसान, अवेकनिंग स्टेज पे पहुंचने के बाद एक मैजिकल एलिमेंट अवेकन होता है जो यूजर की प्राइमल पावर को जाहिर करता है। जैसे लियोन और रोजवाइस के दोनों के पास अपना अपना अलग एट्रीब्यूट था। बाकी एलिमेंटल मैजिक एट्रीब्यूट जो थे वो मास्टर किए जा सकते थे सीखने से, परंतु आसानी कंट्रोल और लर्निंग स्पीड में वो ओरिजिनल एलिमेंट जितने कमाल के नहीं होंगे जब अवेकन होते हैं। परंतु फिर भी सुना गया है कि जीनियस में भी गिर जाने वाले कुछ जीनियस होते हैं जो 2 एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हें बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। और खैर ये इन्फॉर्मेशन एक तरफ रखकर हम अगले सीन में रोजवाइस को देखते हैं जो लियोन की बात सुनकर उसे कहती है कि आखिर वो उसकी प्राइवेट लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहता है। और ये कहती है वो किसी किताब को पढ़ रही थी, और दरवाजे से ढांस लगा खड़ा लियोन उसे बताता है कि मोन के अपनी मैजिक अवेकनिंग शुरू नहीं करने वाली क्या, और उससे इस चीजों के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो ड्रैगन रेस के इंट्रोडक्टरी मैजिक के बारे में थोड़े ट्यूटोरियल्स पढ़ना चाहता था ताकि वो उनके बारे में अच्छे से जान पाए। जो बात सुनने के बाद रोजवाइस भी थोड़ा सोचती है और फिर अपने ड्रॉर को खोलती है जिनमें लाइब्रेरी की चाबियां रख रखी थी, और वो उसे सीधे फेंक कर लियोन को पकड़ाती है और बताती है कि वो जाकर जो देखना चाहता है देख सकता है। जिस पे वो भी उसे शुक्रिया करता है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही मुस्कुराता कह रहा था मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से चाबियां दे देगी। मैंने पहले लाइब्रेरी में पूरी तरह सर्च किया था, पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी कि आखिर मेरा माना खत्म क्यों हो चुका है, तो शायद मुझे कुछ तो जानकारी मिल जाए रोजवाइस की प्राइवेट कलेक्शन में। और वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी रोजवाइस उसे आवाज मारती रोकती है, जिससे लियोन को एक पल का झटका लगता है कि कहीं रोजवाइस
को उसकी एक गहरी सोचों का पता तो नहीं चल गया और वो कहीं उसे चाबी वापस न मांगे। और फिर मुड़कर वो रोज से पूछता है कि आखिर अब उससे क्या काम है। और वापस से रोज वाइस एक्चुअली में लियोन से एक सवाल पूछती है कि जब उसने सबसे पहले अपनी मैजिक जर्नी की शुरुआत की थी तो आखिर उसने कौन सा मैजिक एलिमेंट अवेकन किया था। जिस पे लियोन बताता है वेल मैंने तो लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया था और तुमने। जिस पे रोज बताती है कि उसने फायर एलिमेंट अवेकन किया था और ज्यादातर सभी ड्रैगन एनलाइटमेंट के बाद फायर एलिमेंट ही अवेकन करते थे। और कल लियोन को ये आम सी बात नहीं पता थी। जिस पे वो कहता है अरे पता है ना तुम छोटी छोटी बातों का तब पतंगड़ क्यों बना देती हो, मैंने बस ऐसे ही बातों में पूछ लिया। कि तभी ये बात बोलने के बाद लियोन को एक थोड़ा झटका लगता है। चलो मान लिया ड्रैगन ज्यादातर एक फायर एलिमेंट को अवेकन करते थे बट इंसान दूसरे को भी, तो फिर आखिर ह्यूमन और ड्रैगन के हाइब्रिड किस एलिमेंट को अवेकन करेंगे, यानी उसके बच्चे। इसलिए फिर रोज वाइस से पूछता है कि आखिर नोहा ने कौन सा एलिमेंट अवेकन किया था। जिस पे रोज वाइस थोड़ी देर बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती। पर लियोन के लगातार घूरने के बाद वो थोड़ी अपनी आंखें झुकाती है और साइड तरफ देखती कहती है कि उसने लाइट और लियोन फिर से जोर से चिल्लाता कहता है कि क्या कह रही हो। और फिर चिल्लाती उठती रोज वाइस अनाउंस करती है कि उसने लाइटिंग एलिमेंट अवेकन किया था। नोहा का एलिमेंट बिल्कुल लियोन जैसा था। और अगर ये बात साफ हो गई है तो ठीक है ना। जो बात सुनकर खुश हुआ छाबियां घुमा था। लियोन खुश हुआ बताता है हाँ बेशक बेटे अपने बाप पे जाएंगे। ये काफी नॉर्मल सी बात है कि वो मेरी ही ताकत को इनहट कर रही है। आखिर सरप्राइज होने वाली क्या ही बात है। और फिर उसी के बाद वो ये भी कहता है कि हाँ शायद फिर अगर ऐसा ही है तो शायद मोहन भी लाइटिंग एलिमेंट ही अवेकन करेगी। जिस पे रोज वाइस चिढ़ती बहसती है कि ना बस लियोन जस्ट वेट तो करे क्योंकि मोहन का एलिमेंट पक्का फायर होने वाला था। और वो दोनों एक दूसरे के मुंह लगते हैं लाइटनिंग फायर चिल्लाने लगते हैं कि उनकी बेटी उन पर ही जाएगी। और वैसे ही एक दूसरे से नाराज होकर वो मुंह चिढ़ाकर इधर उधर बिखर जाते हैं और लियोन वहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सिल्वर ड्रैगन कैसल का फोर्थ फ्लोर, रोज वाइस की प्राइवेट लाइब्रेरी जो कि काफी आलीशान से बना रखी गई थी। और लियोन वहाँ पर आ रखा था मोहन को लेकर, जो वहाँ की किताबें देखकर एकदम इम्प्रेस हुई कहती है डैडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी सारी किताबें हैं। और कुछ किताबों के पास आकर वो उन्हें देख के बताती है कि मोहन इस किताब को जानती है। ये किताब उसकी बहन ने भी पढ़ी थी। जिस पर लियोन उसे बताता है कि हाँ और मोहन को भी अपनी बहन की तरह मेहनत करनी है और उसके फुटस्टेप्स पे चलना है ताकि वो दम लगाकर पढ़ पाए। और वो आज का लेसन शुरू करने वाले हैं। और जिस तरह से लियोन का बात करने का तरीका था मोहन भी वो काम करने को मोटिवेट हो जाती है। और फिर लियोन पढ़ाने लगता है कि मैजिक एक हाइब्रिड पावर होती है जो यूजर की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ही बनती है। यानी मैजिक में मेंटल और फिजिकल ताकत दोनों चाहिए थे। और ये बॉडी के अंदर मौजूद मैजिकल सर्किट से गाइड होती है जिससे जो हम डिजायर इफेक्ट चाहते हैं वो अल्टीमेटली रिलीज होता है शरीर के अंदर से मैजिक बनकर। और मोहन पूछती है कि आखिर मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। जिस पे लियोन बताता है कि वो एक टर्म थी जिसे एग्जाम्पल के लिए कहा जा सकता था एक गोल तक पहुँचने का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर। देखो मोहन एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे डैडी ने भी ये बुक पकड़ी है पर उसे उठाने के लिए क्या मैंने कोई ताकत इस्तेमाल की है। जिस पे मोहन सोचने लगती है और हाँ करती है। और लियोन समझाता है और साथ ही अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मेरे मन में एक डिजायर था इस किताब को उठाने का, तो इसीलिए ये करने के लिए मैंने दोनों फैक्टर्स का इस्तेमाल किया है और इस सिंपल सी चीज को पूरा किया है। जिस पे फिर मोहन थोड़ा सोचकर एक सवाल पूछती है कि अगर फिर डैडी इस बुक को उठाना नहीं भी चाहते तो वो फिर भी तो इस बुक को उठा ही सकते हैं। जो सुन लियोन मुस्कुराता है और बताता है हाँ बेशक तुम सही हो पर ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जैसे मैनिपुलेटिंग मैजिक, ये मेंटल स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो फाइनल इम्पैक्ट में एक काफी दम डालती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो हम दो चीजों के बारे में जानते हैं। दो हेल्थी ड्रैगन एक जैसा मैजिक बहुत पसंद है और एक को मैजिक इस्तेमाल करने से नफरत है। तो आखिर कौन सा वाला ज्यादा ताकतवर ड्रैगन फायर को रिलीज कर पाएगा। जिस पे मोहन बताती है कि वो जानती है बेशक पहला ड्रैगन। और लियोन से उसकी वजह पूछता है जिस पे मोहन बताती है कि जैसा डैड ने कहा था कि मैजिक बनता है फिजिकल और मेंटल ताकत दोनों को जोड़कर। इसलिए अगर दोनों ड्रैगन की सेम फिजिकल ताकत भी हो तो फाइनल इफेक्ट डिपेंड करेंगे आखिर उन दोनों की मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है और मैजिक का इफेक्ट भी फिर उसी पे डिपेंडेंट होकर आएगा। जिस पे लियोन खुश होता है और उसकी गाले खींचते बताता है कि सच में मोहन काफी जल्दी सीखती है। लेकिन आप बेशक सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ होना सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही जरूरी काम करती है। पर एक कमाल की बात यह है कि मोहन रोज लियोन के साथ फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है जो कि एकदम ग्रेट बात है। तो मोहन को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस पे अपने आप से इम्प्रेस हो कहती है बेशक डैड मैं अपनी बहन से पीछे नहीं रहना चाहती इसलिए मोहन भी पूरी मेहनत करेगी। और उसे सलाह था लियोन सोच रहा था बेशक मेरे बच्चे इस छोटी उम्र से ही तुम अच्छे से पढ़ना सीख जाओ और आने वाले भविष्य में तुम सब ड्रैगन किंग्स को पीछे छोड़ दोगे मेरे लिए। और फिर वो मोहन को बता रहा है अपना होमवर्क शुरू करने के लिए ताकि तब तक वो भी कुछ मटेरियल्स ढूंढ ले। और फिर साइड एक तरफ आकर वो कुछ किताबों के पन्ने पलटता हुआ कहता है मेरे अभी की सिचुएशन देखकर मेरे माना डिप्रेशन की वजह शायद फिजिकल या फिर मेंटल थकावट से है। और उसे याद था कि पिछली बार जब उसने ड्रैगन ग्रेट फोर्स को रिफाइन किया था और फिर रोज में इसके साथ पार किया था तब उसने थोड़ी देर के लिए अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। यानी इसका मतलब ये नहीं था कि उसका मैजिक के साथ कनेक्शन खत्म हो चुका था बल्कि मैजिक के साथ
साथ जोड़ अभी भी मौजूद था। यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके मैजिक सर्कस में प्रॉब्लम चल रही थी। एक ऐसी चीज जिसके बारे में उसे पहले कभी भी नहीं पता था, और इस अजीब चीज की जानकारी इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाने वाली। यानी ये बात तो पक्की थी कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लंबी जाने वाली थी। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं वो अपना एकदम पेट भरने के बाद टेबल पर सर मारती खुश रहती बताती है कि अब वो इससे ज्यादा तो नहीं खा सकती। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और उसका पेट पूरा भर चुका था। और पास ही उसके घर आई बैठी हुई थी नोहा, जो मोहन को बताती है कि बेशक वो तो ठीक है, पर खाने के बाद सीधा ही बैठ जाना बाद में बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देगा, तो उससे पहले थोड़ा हिल लेना चाहिए। जिस पे मोहन मना करती बताती है कि मॉम का खाना है इतना स्वादिष्ट था कि उसने इतना ज्यादा खा लिया और अब उसे हिला नहीं जा रहा। पर नोहा उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती उसे बताती है कि पहले वो यहाँ से वॉक करेंगे ताकि वो अपने खाने को पचा पाए, और उसके बाद बातें करते करते वापस आएंगे। और क्योंकि ये सर उसकी प्यारी बहन के साथ थी, मोहन बेशक करने को बिल्कुल रेडी थी। इन दी एंड वो अपनी बहन से इतना प्यार जो करती थी, और नोहा भी इस चीज के बारे में मॉम को बता देती है कि वो जल्दी सैर करके वापस आएंगे। और रोज भी टेबल से डिशेस ले जाती मान जाती है, और उसके बाद प्लेट्स को पकड़कर वो लियोन के पास लेकर आती बताती है कि ये आखिरी वाली थी, और डिशेस साफ करा। लियोन इस बात को समझता है और प्लेट्स को पास ही रखने को कहता है। और तभी बातों में वो एक बात छेड़ता कहता है, वैसे उससे मुझे याद है ये अपने ट्यूसडे तुम्हारा जन्मदिन है। और अचानक ही लियोन के मुंह से ये अलग आउट ऑफ टॉपिक बात सुनकर रोज वैस भी दो पल के लिए हक्की पक्की होती है, और फिर सोचती हुई एक बार फिर से याद करती वो बताती है कि हाँ, अगला ट्यूसडे तो एक्चुअली में अक्टूबर 25 होगा, जो कि बिल्कुल उसकी बर्थ डेट ही है। पर एक्चुअली में यहाँ पर ड्रैगन जो थे वो अपने बर्थडे को इंसानों से काफी डिफरेंटली कैलकुलेट करते थे। ड्रैगन्स का लाइफ टाइम ज्यादा होता था और बड़े होने से पहले तक तो वो हर एक साल में ही अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते थे, पर अडल्टहुड में एंटर करने के बाद वो हर 10 साल बाद अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते थे। और इस वक्त एक्चुअली में इस हिसाब से रोज वैस का जन्मदिन अगले 2 सालों बाद ही सेलिब्रेट डेट में आना चाहिए। पर वो डिसाइड करती है कि वो इस बात के बारे में तो लियोन को नहीं बताएगी, ताकि वो उससे आगे और बातें जान सके कि वो यहाँ पर करना क्या चाहता है और उसका रिएक्शन कैसा है। और फिर ठीक ही मुस्कुराहट देती उसे छेड़ती वो कहती है, आखिर तुम अचानक ही मेरे बर्थडे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? कहीं तुम मुझे प्रेजेंट देने के लिए तैयार तो नहीं हो रहे? जिस वजह तो लियोन को झटका लगता है और वो चिल्लाता कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं तुम्हें प्रेजेंट क्यों दूंगा? और फिर डिशेस साफ करने के बाद फटाफट मुड़ता भात को पलटी मारता लियोन डायलॉग बाजी देता है, आखिर जंग के कैदी विजेताओं को उनका जन्मदिन गिफ्ट क्यों देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। यानी उसका मतलब था कि रोज के पास पहले से ही सब कुछ था और वो तो उल्टा यहाँ पर कैदियों की तरह था। पर रोज महसूस के रिएक्शन के मजे लेती फिर से पास आती है और लियोन को छेड़ती बताती है कि अगर लियोन उसे गिफ्ट नहीं देने वाला है तो इसके बदले में वो उसे ये नखरे तो ना दिखाए और अच्छे ढंग के गेस्चर दिखाए, जिसपे वो नजरें झुकाता देखता कहता है कि आखिर रोज वाइस का इस बात से क्या मतलब था। और फिर थोड़ा सोचती वो बताती है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए लियोन उसकी मदद कर सकता है उसकी बर्थडे पार्टी तैयार करने में, जिसपे उत्सुकता वो बताता है, क्या बर्थडे पार्टी? लेकिन ऐसा क्यों? देखो मेरी बात सुनो, तुम सिल्वर ड्रैगन कैसल की क्वीन हो, तुम जानती हो कितने सारे ड्रैगन तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए रेडी हो गए, तो फिर आखिर इतने काम के व्यक्ति होने के बावजूद भी आखिर तुम क्यों चाहते हो कि अरेंजमेंट्स मैं करूं? जिस पे हाथ मिलाती वजह बताती वो कहती है कि इसी टाइम में पिछले साल के वक्त बताओ लियोन बस कोमा में था और उस टाइम में ही बच्चे एकदम जिद कर रहे थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते थे। पर अब लियोन जाग भी चुका था तो वो फिर भी इस चीज की भरपाई नहीं करना चाहता था। ये बात तो बहुत ही खराब थी। जो सुनता लियोन भी सोच रहा था, मैं भी अपने बच्चों को डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहता, बट बात यह है मैं सिर्फ फीमेल ड्रैगन के लिए एक बर्थडे पार्टी सेट नहीं करना चाहता। पर पीछे से एक खुकार शेरनी की तरह उसके कंधे पे पंचा मारती रोज बताती है कि प्यारे शब्दों से कहा जाए तो लियोन जैसे मॉडल हस्बैंड का क्या अपना वाइफ का बर्थडे एकदम धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए, या फिर वो बाकियों को आइडिया देना चाहता था कि उनकी जोड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी जो चीज उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बट लियोन उसे कहता है कि आखिर सिंपल तरीकों से रोज वाइस क्या कहना चाहती है। पर अब रोज वाइस गुस्सा हो जाती है और सीधा ही उसे धमकाती है कि आखिर लियोन एक प्रिजनर की पोजीशन में होने के बावजूद भी उससे बार्गेन करने की कोशिश क्या कर रहा था, तो वो चुपचाप वही करे जो वो कह रही है तो बेहतर होगा। एंड यप देखता है लियोन यही उसका नॉर्मल रिएक्शन है और खैर वो कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए वो रोज पर चिल्लाता बताता है बस उसे वेट करने को, क्योंकि वो उसे एक ऐसी इंसानों जैसी बर्थडे पार्टी देने वाला था जो रोज वाइस कभी भूल ही नहीं पाएगी। जो सुनकर रोज वाइस की मुस्कुराहट और भी फैल जाती है क्योंकि वो तो उसकी बातों को एंजॉय करती थी, इसीलिए वो भी वापस छेड़ती रिप्लाई देती है कि वो सब तो ठीक है, पर अगर इतना कहने के बाद वो इंसानी बर्थडे पार्टी उसे अंत तक खुश नहीं कर पाई तो लियोन को एक डिफरेंट तरह से इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और लियोन उसकी तरफ फेंका कि वो थ्रेड समझ जाता है कि सिचुएशन खतरनाक थी, बट फिर भी वो उसे शर्त रखता है और हाथ मिलाता बताता है कि ठीक है देख लिया
जाएगा और वो गारंटी देता है कि रोज वाइस अंत तक खुश होगी। और फिर दोपहर के वक्त हम उन्हें फिर से देखते हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पर एक की तरफ नोहा बेटी किताबें पढ़ रही थी खुद से, और दूसरी तरफ लियोन मून को पढ़ा रहा था कि मैजिक इस दुनिया में हमेशा है और उसे इस्तेमाल करने के नेचुरल तरीके हैं, और मैजिक सर्कल्स उन तरीकों में से एक है जैसे मैजिक रेस को कंबाइन करके स्पेल कास्टिंग की जा सकती है। और वो और भी कई बातें समझाता है, वो भी मून की भाषा में। और फिर आज का लेसन खत्म करने के बाद वो मून से कंफर्म कर लेता है कि उसका कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा है ना, बट लियोन की भाषा और तरीका ऐसा था कि मून सब कुछ अच्छे से समझ गई थी। और दूर से नोहा भी ये देखती सोच रही थी मून एकदम लाइवली और एक्टिव लड़की है और उसे क्लासरूम के टाइम सीरियस माहौल बिल्कुल नहीं पसंद। तो डैड ने बिल्कुल वैसे पढ़ाया जो तरीका उन्हें इंटरेस्टिंग लगा। सच में ये एकदम बेस्ट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पात्र होंगे पूरी दुनिया में। और अपनी वेकेशन के टाइम मैं पक्का उन्हें मुझे लाइटिंग मैजिक सिखाने के लिए खाऊंगी। यानी खैर एक बात तो पक्की थी कि नोहा का प्यार भी अपने डैड के लिए बढ़ गया था। कि तभी ही लियोन उन दोनों से पूछता है कि क्या मून और नोहा दोनों में से किसी को भी पता था कि मॉम को सबसे ज्यादा कौन चीज करना पसंद थी या फिर क्या चीज पसंद थी। जिसपे तभी उछलती मून बार बार हाथ खड़े करती रिपीट करती है कि वो जानती है वो चीज क्या है। जो सुन लियोन भी खुश होता है कि उसकी छोटी बच्ची पालना सच में कितने फायदेदार है कि वो छोटी छोटी चीजों में काम किया है। और खुशी से मून कहती है मॉम को सबसे ज्यादा डैड पसंद है और वो उन्हें बहुत 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 ही ज्यादा प्यार करती है। मेरी बच्चे क्या प्यारा जवाब दिया है। मेरी भोली बच्चे की आंखों में तो हम दोनों तुम्हारे लिए सबसे प्यारे लवली पेरेंट्स होंगे। पर लियोन का चेहरा देखने के बाद मून कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है क्या फिर डैड वापस कुछ क्या क्यों नहीं रहे थे और क्या कहीं उसने कुछ गलत नहीं कह दिया। जिसपे उसे सहलाता वो कहता है कि नहीं मून बिल्कुल सही थी, बट उसका क्वेश्चन ये था कि क्या उसकी मॉम को उसके डैड के अलावा कुछ और ज्यादा पसंद था, जैसे कुछ भी अलग चीज। जिसपे तभी नोहा किताब बंद करके बताती है कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि एक ड्रैगन का लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और हर एक खूबसूरत चीज कभी न कभी एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए मॉम के लिए ये छोटे यादगार पल जो खूबसूरत चीज है, हर एक बीत जाने वाली खूबसूरत मोमेंट ज्यादा मायने रखते हैं। जिसपे लियोन और मून दोनों ही सोचने लगते हैं ये खूबसूरत के बीतने वाले पल आखिर ये क्या चीजें हो सकती है। और बाप बेटी दोनों को थोड़ा सोचने के बाद साथ में एक आइडिया लगता है और लियोन बताता है कि आखिरकार वो समझ गया कि आखिर उसे रोज वाइस के लिए क्या तैयार करना चाहिए। और फिर वो मून को बताता है कि आज का लेसन तो फिर यहीं पर अंत होता है क्योंकि डैड को जाकर कुछ जरूरी तैयार करना था और वो बाकी की किताब यहाँ से खुद से पढ़ सकती है। और फिर वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। जिसे देखती मून कहती है कि डैड तो काफी खुश लग रहे थे। जिस पे नोहा जवाब देती बताती है कि शायद उन्हें पता चल क्या होगा कि आखिर मॉम को सच में क्या पसंद है। और बाद में थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लो कि पहले साथ में चाय पीने के दौरान लियोन ने रोज वाइस से पूछा था कि आखिर वो इस साल अभी कितने की होने वाली है। जिस पे रोज ने जवाब दिया था कि वो 18 की होने वाली है। जो सुन लियोन को एक झटका लगा था कि अगर ये अभी 18 की होने वाली है तो बच्चे तो उनके सालों पहले हुए हैं, यानी उसने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जिसपे तभी रोज कहती है कि साथ ही 200 साल और। जो सुनने के बाद ही लियोन को थोड़ी चैन की सांसें आती है और तभी रियलाइजेशन करता वो कहता है एक मिनट, तुम 218 साल की हो और बेशक ड्रैगन्स की उम्र के हिसाब से वो एक जवान लड़की थी। और अब टाइम बीत जाता है और रोज वाइस का बर्थडे का दिन भी आ जाता है। और सिल्वर ड्रैगन कैसल में हम देखते हैं रोज वाइस को काफी सारे गिफ्ट्स आए थे जिन्हें वहाँ से वो ले जा रही थी। और जाते हुए अपने मन में वो सोच रही थी कि आखिर वो बंदा गया कहाँ पर जिसने उसे बड़ी बड़ी बातें कर बताया था कि वो उसे कमाल की बर्थडे पार्टी देगा और एकदम हैरान कर देने का। पर अब तो वो उसे दिख तक भी नहीं रहा था। और तभी फिर वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुल रखा था, इसीलिए वो दरवाजा खुलकर अंदर जाती है। और क्योंकि वो जानती थी कि लियोन के अलावा कोई नहीं होगा जो उसके कमरे के अंदर घुसेगा, इसलिए वो पहले ही पूछ लेती है लियोन आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। कि तभी ही कुछ पार्टी पॉपर्स का धमाका होता है और 2 पल के सरप्राइज के बाद वो अपने सामने पाती है लियोन को जिसने ये पार्टी पॉपर्स फोड़े थे उसे एक छोटा सरप्राइज देने के लिए। और वो उसे विश करता कहता है तो हैप्पी बर्थडे फीमेल ड्रैगन, तो अब कैसा लग रहा है। और बस साथ ही अपने केक मिलाया था कि रोज वाइस ये छोटा अहम सा सरप्राइज देखकर कहती है तो क्या ये वो बर्थडे पार्टी सरप्राइज था जो तुम तैयार कर रहे थे। कम से कम फीमेल ड्रैगन की जगह मेरा नाम ही ले लेते, ये ज्यादा बेहतर नहीं रहता। जिस पे वो भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगली बार वो वैसा ही करेगा। और फिर रोज वाइस केक के पास जाती है, उसे देखती बताती है कि ये तो काफी ठीक ठाक है और क्या ही इंसानों का तरीका था बर्थडे केक के ऊपर कैंडल्स लगाना अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। जिस पे आकर लियोन बताता है कि उसने ये एक कस्टम केक बनाया था जिसे बनाना थोड़ा टफ होता था। और रोज वाइस उसे थोड़ा सा चखती है और बताती है कि टेस्ट तो काफी ठीक ठाक है कि उससे पहले वो बाकी कुछ कटे। लियोन बीच में आवाज देता उसे रोकता बताता है अरे अरे रुको, उसे अभी मत खाओ, पहले जो व्यक्ति बर्थडे
बर्थडे सेलिब्रेट करा है, उसे सभी कैंडल्स को एक फूंक मारकर बुझाना पड़ता है और उसके बाद एक विश करनी होती है, जिस बात पर रोज कहती है कि आखिर कैंडल्स बुझाने की क्या ही जरूरत है, और ऊपर से केक में कैंडल्स भी इतनी ज्यादा लगी है। क्या लियोन जानबूझकर उससे पंगे ले रहा था और अब भी उसे परेशान कर रहा था, जिस पे लियोन बताता है नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुमने तो कहा था कि तुम इंसानी कस्टम फॉलो करना चाहती है और इंसान कैंडल्स लगाता ही है अपने बर्थडे केक पे, तो योर मैजेस्टी अब अपना काम करो और कैंडल्स को एक ही फूंक मारकर बुझा डालो। कि ये भोला चेहरा बनाती रोज भाई सोच रही थी कि वो जानती है कि ये बंदा तो उसका बर्थडे भी प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, पर अगर क्योंकि वो अभी भी उससे पंगे लेना चाहता है तो ठीक है, वो भी उसे आसानी से तो नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसे कस कर पकड़ती रोज बताती है कि ठीक है वो तो तैयार है, पर लियोन को भी ये काम उसके साथ ही करना होगा, जिस पे लियोन बताता है कि क्यों, आखिर उसका जन्मदिन थोड़ी ना है, तो वो उसकी कैंडल्स क्यों बुझाए। कि रोज गुस्से का चेहरा बनाते कहती है तुम्हारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए ना कि कैदी को बीन उसके साथ कैंडल बुझाने के लिए कह रही है, जो चेहरा देख लियोन भी मान जाता है और कहता है वेल वो फालतू में अपनी कबरी खोद लेगा अगर ऐसा करता रहा तो। और फिर दोनों ही लंबी सांस लेते हैं और देखो तो सही इन दोनों की शक्लें कितने मासूम भोले भाले से लग रहे हैं, खासकर हमारी प्यारी रोज वाइफ। और फिर साथ में ही फूंक मारते हैं और सभी कैंडल साथ में ही बुझने की वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल जाता है और वो दोनों जोर जोर से खांसने लगते हैं। और रोज वाइफ कहती है कि आखिर लियोन ही किस तरह की कैंडल्स लेकर आया था और ये आखिर क्या ऐसा इंसानी कस्टम था जो बर्थडे के टाइम में भी पहले तुम्हें अनॉय करेगा, जिस पे लियोन उसे बताता है देखो मेरी गलती थोड़ी ना है, इंसानों की उम्र थोड़ी कम होती है तो वो कम कैंडल्स लगाते हैं, पर अब तुम ड्रैगन्स के हिसाब से मुझे वैसे ही मैनेज करना पड़ा ना। खैर अब कैंडल बुझ गई है तो फटाफट जाओ और अपनी विश करो। और फिर रोज वाइफ भी देखती है कि कैसे लियोन ने कस्टम केक बनाया था, इसलिए उसकी मेहनत देखकर वो भी कहती है ठीक है मान जाती हूँ। और फिर उसके बाद विश करने के लिए वो अपने हाथ जोड़ती है और सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या विश करना चाहिए। कि लियोन भी उसे देखकर सोच रहा था बस मैं भी सोच रहा हूँ आखिर ये फीमेल ड्रैगन की विश क्या हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद तो उसे जो चाहिए वो तो वैसे ही आम तरीके से मिल सकता है। कि तभी फिर रोज वाइफ कहती है कि वो विश करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और एक हल्के से पोज के बाद वो जाहिर करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका कैदी उससे कभी भी बचकर नहीं भाग पाना चाहिए। जो सुन लियोन की चीख निकल जाती है क्या मैं यहाँ पर भी, देखो हर पर मैं क्यों फंसता हूँ और ऐसे तुम्हें अपनी विशेष को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या होगा मेरे जैसे बेचारे के साथ अगर ये सच में हो गई तो। जिस पे रोज बताती है कि तो क्या हुआ, और वैसे भी ये उसका बर्थडे है तो वो जो चाहे वो विश करेगी। जिस पे वो भी मुंह फेरता कहता है चलो छोड़ो आज के दिन वो बॉस है तो वो उसके साथ फालतू में बैठने वाला नहीं, और वैसे भी आज उसका बर्थडे है। और फिर वो केक को काटता है और रोज वाइफ को भी एक पीस देता है जो कि हैप्पी बर्थडे वाला पीस था, और उसके बाद वो खुद वो पीस रखता है जिसके ऊपर रोज वाइफ का नाम लिखा था। और रोज कहती है कि आखिर वो वाला पीस स्पेशली क्यों खा रहा था, जिस पे लियोन बताता है कि आखिर क्यों नहीं, वो रोज वाइफ को खाना चाहता था। और इसी बात पर उसका रिएक्शन देखता वो उसे और भी छेड़ता कहता है वाह ये कितनी स्वादिष्ट और मीठी है, रोज वाइफ तो सच में लाजवाब है, इसका स्वाद एकदम रसीला है, एकदम मुंह मीठा कर डाला। जो देख रोज वाइफ गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने हाथों का चम्मच तोड़ती वो कहती है कि हराम खोर लियोन बस अपने बर्थडे का वेट तो करो। और वो लियोन वाला हिस्सा काट कर सीधा उसके चेहरे पर छाप कर मारेगी, तो आज तो वो जैसा करना है कर ले। और फिर उसकी आंखों में एक भयानक ज्वाला भरा गुस्सा देखता लियोन जान जाता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए क्योंकि उसे बुरी फीलिंग आ रही थी। और खैर फिर वो बताता है कि अब वो टाइम भी हो चुका था और उसने रोज वाइफ के लिए एक गिफ्ट रेडी कर रखा था, जिससे वो हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था कि लियोन ने बस इतना ही सब कुछ रेडी कर रखा होगा। और फिर रोज वाइफ के कंधों से उसे पकड़कर वो उसे फटाफट घसीटता बाहर वेरांडा में लेकर आता है और उसे सामने बाहर बालकनी में देखने को कहता है, पर सामने खुला आसमान था और जंगल था और कुछ भी नहीं। और रोज कहती है कि आखिर उसे देखना क्या है क्योंकि सामने तो कुछ खास नहीं था, पर लियोन उसके सामने आ जाता है और एक पोस्ट मारता हवा में हाथ उठाता है। वो रोज को बताता है कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं, और तभी वो एक चुटकी मारता है और उसी पल आसमान में तेजी से एक रोशनी बढ़ती है। और तभी लियोन के साथ ही साथ हाथ फैलाने के साथ हवा में बहुत ही बड़ा चमकता हुआ एक फायरवर्क क्रैक होता है और आसमान में चमका हुआ लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे रोज वाइफ। और ये रोज वाइफ के लिए लियोन का असली गिफ्ट था और असली सरप्राइज, जिसकी खूबसूरती को देखकर रोज की आंखें चमक उठती है। और लियोन बताता है कि उसने उसे ड्रॉ किया था लाइटनिंग एलिमेंटल मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कर, पर अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही टिकता है। पर रोज वाइफ बताती है कि इतना काफी था क्योंकि लौती चीज से जो बह रही है, और उस बात को लियोन कंटिन्यू करता है कि यही बहती चीज है याद रखने के काबिल है। और लियोन की ये बात जाकर सीधा रोज वाइफ के दिल पे लगती है, पर उससे थोड़ी देर के ही शर्मावट के साथ वो अपने आप को बिल्कुल शांत कर मुस्कुराती बताती है कि ये बात तो बिल्कुल उसने सही कही थी। और फिर वहाँ से जाते जाते लियोन उसे टीज करता पूछता है कि क्या उसने योर मैजेस्टी को खुश कर दिया था, जिस पे वो भी हाँ करती बताती है कि बिल्कुल उसे लगा नहीं था कि लियोन बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में इतना कमाल का होगा। जिस पर
और वो उसे बताता है बेशक मैं क्यों नहीं होऊंगा, आखिर मैं ही तो था जो अपने मास्टर के डोंकी की सारे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। मैं उसमें एक नंबर हूँ। जिस पे फिर से रोज गुस्सा हो जाती है क्योंकि लियोन ने फिर से उसे उसके गधे के साथ कंपेयर कर दिया था। और फिर सिल्वर ड्रैगन कैसल में अगले दिन की एक और ताजी सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पर सोफे पर बैठी हुई रोज वाइस एकदम आलस से भरी बासियां मार रही थी और उसे ऐसा करते देखा लियोन उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी स्लीपी से क्यों लग रही थी। और इस वक्त लियोन वो केक को पैक कर रहा था जो कल रात बेशक उन्होंने पूरा नहीं खाया था, इसलिए वो बाकियों के साथ शेयर करना था कि खैर रोज वाइस थोड़ा अपना सर संभाल लियोन को बताती है कि नहीं बस उसे आज कुछ ज्यादा ही नींद सी आ रही थी और ये आज ही नहीं था बल्कि ऐसा कुछ दिनों से होना शुरू हो गया था। और फिर अपने पेट को सलाती महसूस करते रोज मैं सोच रही थी कि वैसे देखा जाए तो उसकी बैली भी पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, जबकि वो अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान दे रही थी और एक्सरसाइज भी बिल्कुल अच्छे से कर रही थी। यानी समझ रहे सिपाहियों, लगता है कि हमारा अगला सिपाही जल्दी आने वाला है। और फिर वो लियोन की तरफ देखने लगती है और थोड़ी बातें सोचने लगती है कि आखिर क्या वो आज के दिन कुछ अलग और डिफरेंट चीजें तो नहीं कर रही थी जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस आने शुरू हुए थे कि लियोन जिसने अकेले नहीं ऑलमोस्ट वो सारा किक पैक कर ही दिया था। वो रोज बस को थोड़ा चिढ़ाता कहता है हाँ मुझे लगा नहीं था कि हमारी क्वीन भी आंसी हो सकती है, वरना मुझे गलत फहमी थी कि तुम वर्कहॉलिक हो। जिस पे रोज बस चिढ़ती है और गुस्से में उस पर बबला बैठती चिल्लाती है कि वो पूरे सुबह के 8 से लेकर रात के 5 बजे तक काम करती है, वो भी पूरे साल बिना छुट्टी लिए। तो फिर आखिर बीच के कुछ दिनों में थोड़ा ज्यादा सोने में गलती क्या है। और लियोन भी घबराया एकदम झुकता उसे शांत करता बताता है कि नहीं वो भी उसे रेस्ट करने की सलाह देने वाला था। तब ये अचानक ही उसके सर में एकदम डिजीनेस सी होती है और उसका सर एकदम भारा होकर घूमने लगता है और वो नीचे सोफे पर जाकर गिर जाती है। और लियोन भी फटाफट उसके पास आकर उससे पूछता है क्या हुआ, कहीं तुम सच में बीमार तो नहीं हो। कि रोज अपने आप को संभालती यानी बैठती है और बताती है कि नहीं उसे बुखार तो नहीं था, बट फिर भी उसका चेहरा ब्लश कर रहा था और उसे तबीयत में कुछ तो अलग महसूस हो रहा था। और क्योंकि लियोन उसका बुखार चेक कर रहा था जिससे सर हिलाते वो उसे जाने को कहती बताती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, शायद मैं जगदम ही उठ गई थी, इसकी वजह से मुझे चक्कर आ गया। जो सुन लियोन कहता है रोज वाइस एक काम करो जाकर ज्यादा गर्म पानी पियो। कि उससे पहले वो उसे और इरिटेट करता। रोज वाइस उसे पकड़कर बाहर दबा करती है ताकि वो जाकर अपना काम करे ये उल्टी पुल्टी बकवास करने के अलावा। और खैर पर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लियोन को फिर से लाइब्रेरी में देखते हैं जो कि अभी भी किताबें पढ़ा था और अपनी इस प्रॉब्लम की जानकारी ढूंढ रहा था कि तभी चलती हुई वहाँ पर नॉस के पास आती है और अपने डैड से पूछती है कि आखिर डैड किस चीज को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि डैड इन किताबों में किसी चीज को तलाश रहे थे। जिस पे लियोन बहाना बनाता बताता है नहीं कुछ खास बात नहीं है, मुझे बस टाइम पास करने के लिए नई नई जानकारी पाने की जरूरत पड़ती है और ऐसे मजा भी आता है और नॉलेज भी मिलते हैं। पर मन ही मन में वो अपने सोच रहा था कि ये सबसे बेहतर होगा कि वो अपनी फैमिली को अपने माना डिप्रेशन के बारे में ना बताए, क्योंकि इससे उनकी चिंताएं भी ज्यादा बढ़ेगी। और उसके साथ साथ ये बात बच्चों को पता चल गई तो हो सकता है ये बात रोज बस के कानों तक भी पहुंच जाए। और वो जानता था कि अगर रोज बस को ये पता चल गया था वो उसका कितना गंदा वाला मजाक बनाने वाली है, क्योंकि पिछली बार उसने फिर भी कुछ मैजिक इस्तेमाल किया था पर ऐसी हालात में तो वो उसे पूरा बेइज्जत करने थी। खैर फिर लियोन नोहा से पूछता है कि क्या मोहन ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, जिस पे मना करती नोहा बताती है कि अभी तक तो नहीं पर वो जल्दी कर लेगी, क्योंकि नोहा के मानने से लियोन की टीचिंग एकदम परफेक्ट है और मोहन की लर्निंग स्पीड भी, जिसके साथ इस महीने तक तो मोहन अपनी मैजिक एनलाइटमेंट शुरू कर पाएगी। और यहाँ मोहन की तरफ हम देख पाते हैं हमारी भोली भाली क्यूट बच्ची कितने मोटिवेटेड होकर बढ़ रही थी, ये तो टॉप पर बनेगी पक्का। और फिर लियोन नोहा से एक सवाल पूछता है वैसे नोहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी छोटी बहन लाइटिंग मैजिक अवेकन करेगी या फिर फायर, जिस पे नोहा बताती है कि उसकी माँ का एलिमेंट फायर था और उसका और उसके डैड का लाइटनिंग। और अपनी माँ को एकदम अच्छा महसूस करवाने के लिए अगर वो मोहन की जगह होती तो वो अपना पूरा बेस्ट करती फायर एलिमेंट अवेकन करवाने के लिए, ताकि उनकी माँ को बुरा ना लगे। जो बात सुनता हंसता हुआ उसका सर चलाता लियोन बताता है मेरी बच्ची तुम कौन सा एलिमेंट अवेकन करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करने के लिए कभी नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा तुम बस गेस कर सकते हो, बाकी सब कुछ कुदरत के हाथों में है। कि तभी उससे नोहा को बात याद आती है और वो बात करती है लाइटिंग मैजिक के बारे में कि उसे इस मैजिक के रिलेटेड कुछ बात कहनी थी। और लियोन वो सुनने को रेडी होता है तो नोहा बताती है कि ये महीना खत्म होते ही वो विंटर ब्रेक में आ जाएंगे, तो क्या उस टाइम में लियोन उसके लिए टाइम निकाल कर उसे लाइटिंग मैजिक सिखा पाएगा, जिसकी वजह से अगले सेमेस्टर के जो कोर्स थे वो और भी ज्यादा स्मूथ जाएंगे और उसकी काफी मदद होगी। और ये बात सुनकर लियोन एकदम परेशान मन में कह रहा था अरे
नहीं, ये तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। मैं अपनी इस स्टेट में अपनी बेटी नोहा को कोई भी ताकतवर मैजिक नहीं दिखा पाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो एक सिनेरियो इमेजिन करता है कि कैसे वो नोहा को दिखाने के लिए एक मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जैसे हैवी लाइटनिंग, पर उसके हाथ से निकलेंगे बिजली के छर्रे, जिसे देखकर नोहा क्या वो खुद ही डिसअपॉइंट होकर रोने लगेगा। और उसके बाद नोहा उसे सलाह की कि नहीं नहीं डैड, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही क्यूट है, चाहे भले ही किसी काम का नहीं। बट असल में फिर वो उसे ये बताकर चली जाएगी कि डैड अब बूढ़े और निकम्मे हो चुके हैं, तो वो जाकर ये भी अपनी माँ से सीखेगी। और उसके बाद जो लाइटनिंग होगी वो उसके मैजिक में नहीं सिर्फ डिप्रेशन में होगी। खैर ऐसा सिनेरियो लियोन ने इमेजिन किया था अपने मन में। वो फटाफट अपने ख्याली पक्काओ को अपने सामने से गायब करता है और फैसला करता है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और एकदम पार अप होकर वो जोश में कहता है, मैंने पहले भी अपनी फैमिली में पोजीशन लड़ कर पाई थी, तो वैसे ही जी जान से ताकतवर बनकर मुझे मेरी बेटी के दिल में अपनी जगह बनाए रखनी है। और लियोन के ये अलग अलग रिएक्शन देखकर नोहा से बताने लगती है कि वेल, अगर डैड इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थे तो वो इस बात को भूल भी सकते हैं। पर नहीं, उल्टा लियोन उसे एक्सेप्ट करता है और बताता है कोई चिंता ही नहीं है, और जब वो टाइम आएगा वो उसे हर एक अच्छी तरह से मैजिक सिखाएगा और लाइटिंग मैजिक में पक्का कर डालेगा। जो सुन नोहा बहुत ही खुश हो जाती है ताकि वो अपने डैड के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएगी और एकदम अच्छी और उनके प्रोफेशनल तरीके से मैजिक सीख पाएगी। आखिर एक बेटी के लिए इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है। और नोहा भी एकदम खुश होकर लियोन की गाल पर एक किस करती है और अपने डैड को थैंक यू करती है उनसे इतना प्यार करने के लिए। और लियोन भी देखकर कि नोहा एक्चुअली में पहले से कितनी बदल गई थी कि वो खुद तक से अब अपने प्यार की निशानियां तक भी दे देती थी और अब बिल्कुल एक आम बच्ची की तरह बिहेव करती थी। एकदम इमोशनल और खुश हो जाता है और नोहा वहाँ से भाग जाती है ये बताकर कि वो मून के पास जा रही है। और अब लियोन एकदम जोश में चिल्लाता है, अब अपनी बेटियों के लिए मुझे अपने मैजिक का आने वाली छुट्टियों से पहले कुछ भी कर वापस लाना है। बट स्टिल वो करे तो क्या करे, उससे अपने ये 2 हफ्ते अपने माना डिप्रेशन की इंफॉर्मेशन ढूंढने में निकाल दिए थे, पर अभी तक उसे कोई भी रिस्टोर करने का मेथड नहीं मिला था। और क्या वो अपनी रिसर्च में कहीं भी गलत जा रहा था, ये जानना भी बहुत ही मुश्किल था। कि तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम उसके साथ नहीं थी बल्कि कोई और एक्सटर्नल चीजें थी। और अब ध्यान से सोचकर उसे एक चीज याद आती है कि रोज वाइस का प्रिजनर बनने के बाद जो लौती चीज उसने जो पाई थी वो थी उसकी चेस्ट में मौजूद ये ड्रैगन मार्क। और कहीं एक्चुअली में ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन मार्क ही था जिसने लियोन का सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लिया था। और खैर अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे लियोन तरीका पता लगाएगा अपने मैजिक को रिस्टोर कर पाने का।